हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में जो हम लोगों ने बेसिस 6 सेमेस्टर के टॉपिक मैट्रिक स्पेस स्टार्ट किए थे, आप उसमें देखिएगा कि यूनिट फर्स्ट में आपका कंप्लीट मैट्रिक स्पेस लिखा होगा और वहाँ कॉची सीक्वेंस और कन्वर्जेंट सीक्वेंस की भी बातें की गई हैं। तो कोई भी स्पेस कंप्लीट क्या होता है, कब वो कंप्लीट बनता है, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है और कॉची सीक्वेंस क्या होता है। जब ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी तब आपको कंप्लीट मैट्रिक स्पेस समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी सीक्वेंस क्या होता है इसके बारे में मैंने इसके पहली वाली क्लास में आपको बता दिया है, तो जो लोग अभी नए जुड़े हैं वो पिछले क्लास में जाके उस चीज़ को चेक कर लें। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। देखिए सीक्वेंस जो होता है इन जनरल हम लोग उसका नोटेशन एस एन लिखते हैं। इन जनरल सीक्वेंस को ये लिखने का तरीका होता है और इन यहाँ पर एक नेचुरल नंबर होता है। आप क्या करिए, एन की जगह 1 2 3 4 रखते चले जाइए तो पहला टर्म S1 आएगा, फिर S2, S3, S4 एंड सो ऑन। तो S1 क्या यहाँ डिनोट कर रहा है, ये सीक्वेंस का पहला टर्म है। S2 क्या डिनोट कर रहा है, सीक्वेंस का सेकेंड टर्म। S3 क्या डिनोट कर रहा है, सीक्वेंस का थर्ड टर्म एंड सो ऑन। तो इसका कुछ एग्जाम्पल भी मैंने बताया था कि जैसे सीक्वेंस आप ये ले लीजिए, सीक्वेंस Sn, आप इसको कंसिडर करिए 1/n को। तो अब 1/n जो होगा, देखिए n की जगह 1 रखेंगे तो आंसर 1 आएगा, फिर n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो आंसर 1/2 आएगा। n की जगह पर आप 3 पुट करेंगे तो 1/3, 4 पुट करेंगे तो 1/4 एंड सो ऑन, ये बनेगा। हम लोग क्या करते हैं कि इस चीज को रियल लाइन पे पहले ड्रा करके चेक करते हैं। तो देखिए मैंने सबसे पहले एक लाइन ड्रा किया है, ये रियल लाइन को डिनोट कर रहा है और रियल लाइन पर एक जगह पर मैंने 0 को दिखा दिया और एक जगह पे मैंने 1 को दिखा दिया। और इस जो सीक्वेंस 1/n है इसके एलिमेंट को रियल लाइन पे अरेंज करके हम लोग चेक करते हैं कि क्या मिल रहा है। देखिए सीक्वेंस का पहला टर्म 1 यहाँ पर है, फिर अगला टर्म 1/2 ये यहाँ पर है, फिर अगला टर्म 1/3 चेक करेंगे तो ये टर्म 1/3 यहाँ पर आएगा, 1/4 चेक करेंगे तो उससे कुछ और आगे, फिर ऐसे 1/5, 1/6, 1/7 ऐसे मिलते चले जाएंगे। अच्छा एक चीज है कि 1/n आपका कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। 1/, देखिए कोई भी फ्रैक्शन 0 के इक्वल कब होता है, जब उसका न्यूमरेटर 0 के इक्वल हो जाए, और 1 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता। बाकी 1/n जो आप लिखते हैं ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ कि 0 के राइट में होगा। जो सीक्वेंस आपने यहाँ पे लिखा है उसके टर्म को अगर डिनोट करेंगे रियल लाइन पर तो वह हमेशा 0 के राइट में होंगे। अच्छा बाकी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ये नंबर कम होते चले जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सीक्वेंस के टर्म को अरेंज करेंगे तो वह ऐसे लेफ्ट की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। देखिए ये टर्म कभी भी 0 तक पहुंच नहीं पाएंगे, 0 के इक्वल कभी नहीं आएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग n को इंक्रीज करेंगे इनफाइनाइट की तरफ तो 1/n आपका टेंड करने लगेगा 0 की तरफ। तो 1/n 0 के इक्वल तो नहीं आएगा लेकिन उसकी तरफ टेंड करेगा, यानी ये नंबर ऐसे बढ़ते चले जाएंगे 0 की तरफ। तो ये नंबर्स कोई भी जो सीक्वेंस होता है, ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर एक नेचर हो कि उसके टर्म किसी फिक्स नंबर की तरफ टेंड करने लगे, ऐसा सीक्वेंस जिसके टर्म ऐसे हों कि वह किसी फिक्स नंबर की तरफ टेंड करने लगे, तो ऐसे सीक्वेंस को कहा जाता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस जिस फिक्स पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करता है, यानी इसको बोला जाएगा कि ये लिमिट, इसको कहा जाएगा कि ये सीक्वेंस की लिमिट है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मैट्रिक स्पेस में इसी कन्वर्जेंट की जो बातें हम लोगों ने यहाँ पे समझा है उसको लिखने का तरीका क्या होता है वह मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए लेट x, d be any metric
स्पेस। सपोज एक्स कामा डी कोई मैट्रिक स्पेस है एंड एस एन इज ए सीक्वेंस इन एक्स। तो एक्स कामा डी आपका एक मैट्रिक स्पेस है और इस मैट्रिक स्पेस से हम लोगों ने एक सीक्वेंस चूज किया, वह है सीक्वेंस एस एन। वी से सीक्वेंस एस एन इज कन्वर्जेंट, sequence Sn is convergent if for any epsilon positive। आपने फोर्थ सेमेस्टर में किसी फंक्शन का लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी ये सब चीज़ें पढ़ा होगा, तो वहाँ पे एप्सिलॉन वर्ड आ चुका होगा। एप्सिलॉन होता क्या है, ये आप ध्यान रखिएगा कि एप्सिलॉन ऑलवेज पॉजिटिव होगा और एप्सिलॉन को हम लोग जीरो के जितना करीब लेकर जाना चाहें लेकर जा सकते हैं। तो एप्सिलॉन आपका पॉजिटिव होगा और जितना स्मॉल आप कंसीडर कर सकते हैं, ये एप्सिलॉन को कोई दिक्कत नहीं आएगी। एप्सिलॉन को जीरो के तरफ जितना चाहे उतना शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखिए होता क्या है, डेफिनेशन इसकी, वी से एस एन इज कन्वर्जेंट इफ फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर n। आपको एक नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर p, आपको एक नेचुरल नंबर p मिल जाए जो n का मेंबर है, n का मेंबर यानी नेचुरल नंबर है, सच दैट n ग्रेटर देन आर इक्वल टू p इम्प्लाई d ऑफ Sn कामा s लेस देन एप्सिलॉन। अब s यहाँ पे क्या है, तो वेयर s आपका बिलोंग कर रहा है मैट्रिक स्पेस में, x में। तो s क्या है, स्पेस का कोई एलिमेंट है। तो देखिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस की ये डेफिनेशन होती है, लेकिन हम लोग समझेंगे पहले कि इस डेफिनेशन की मीनिंग क्या है। देखिए इस डेफिनेशन की मीनिंग ये है, इस चीज़ को मैं रफ करके आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। देखिए जो p लिखा जा रहा है, p एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर का सेंस ये हुआ कि जैसे आप लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे कहीं जाकर p मिलेगा, फिर p के बाद अगला नेचुरल नंबर p+1 मिलेगा, फिर p+2 ऐसे होता चला जाएगा। जो लास्ट में ये लिखा गया ना, इसकी मीनिंग समझना जरूरी है। देखिए इन्होंने ये कहा कि आप कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव चूज करेंगे, किसी भी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए आपको एक नेचुरल नंबर p मिलेगा और उसके रेस्पेक्ट में जो ये कंडीशन लिखी जा रही है सेटिस्फाई होगी। अब इस कंडीशन का मीनिंग क्या है कि आप कोई भी n ऐसा लो जो p के इक्वल या उससे ग्रेटर हो, यानी n आपका यहाँ से आगे का जो n होगा वह या तो p होगा या तो p से आगे का कोई भी नेचुरल नंबर आप ले सकते हैं। तो अब देखिए जो सीक्वेंस का टर्म रहा होगा ऐसे रहा होगा S1 S2 S3 ऐसे SP SP+1 SP+2 ऐसे करके होगा। तो इन्होंने ये कहा कि अगर n की वैल्यू p हो या p से ग्रेटर हो, यानी यहाँ से आगे का सीक्वेंस का कोई भी टर्म Sn लीजिए और Sn की डिस्टेंस निकालिएगा S से, यानी सीक्वेंस Sn जिस पे कन्वर्ज करता है Sn की S से क्या करिए, डिस्टेंस निकालिए और ये जो डिस्टेंस होगी ये एप्सिलॉन से लेस हो जाए। अच्छा एप्सिलॉन हम लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन को जीरो के जितना करीब लेकर जाएं लेकर जा सकते हैं और ये चीज़ उससे लेस है, यानी कहने का सेंस ये कि जो सीक्वेंस के टर्म है उसकी एज से दूरी को आप जितना चाहें उतना कम बना पाएं। अगर ऐसा हो जाएगा
या कोई सीक्वेंस इस टाइप का नेचर रखेगा तो ऐसे सीक्वेंस को बोला जाता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया तो हम लोग इसके बारे में कुछ चीज़ें नोट कर लेते हैं। नोट में फर्स्ट पॉइंट, ये जो एस होता है सीक्वेंस जिस पे कन्वर्ज करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे एस इज कॉल्ड लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। जो एस होता है उसको सीक्वेंस की लिमिट बोलते हैं। अगला, इन सिंबल वी राइट, सिंबल फॉर्म में इसी चीज को हम लोग ऐसे लिखते हैं। एस एन लिखकर आप लिखोगे लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट और इक्वल टू के बाद एस। अगर कोई सीक्वेंस एस एन एस पे कन्वर्ज कर रहा है तो आप उसको सिंबल में ऐसे लिखते हैं, या कई बार हम लोग उसी चीज को ये भी लिखते हैं, एस एन टेंस टू एस एज एन टेंस टू इनफाइनाइट। दोनों तरीका होता है लिखने का, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी अगर कोई सीक्वेंस एस एन एस पे कन्वर्ज करता है तो उसको ऐसे लिखते हैं, एस एन टेंस टू एक्स एज एन टेंस टू इनफाइनाइट। तो ये जो चीज़ें हैं ये तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है उसमें कुछ चीज़ें और आप समझिएगा कि जो P होता है, P आपका फंक्शन होता है एप्सिलॉन का। जो ये P हम लोग लिख रहे थे, ये P डिपेंड करता है एप्सिलॉन पर। आप एप्सिलॉन को चेंज करेंगे ये P चेंज हो जाएगा। तो जो P होता है ये क्या होता है, P फंक्शन होता है एप्सिलॉन का। अच्छा, जब कन्वर्जेंट सीक्वेंस आपका हो गया है तो इसके बाद अगली जो डेफिनेशन हम लोग को पढ़ना है वह पढ़ना है कॉची सीक्वेंस। फिर कन्वर्जेंट और कॉची सीक्वेंस पर हम लोग कुछ रिजल्ट पढ़ेंगे और उस रिजल्ट का यूज करते हुए फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे कंप्लीट मैट्रिक स्पेस पे। अच्छा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस में एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग यहाँ एप्सिलॉन लिखते हैं तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, एप्सिलॉन। अगर आपने यहाँ एप्सिलॉन अपॉन 2 लिख दिया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन 2। तो जिस फॉर्मेट का सिंबल यहाँ यूज करेंगे सेम वही सिंबल हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अच्छा, जो चीज़ें मैंने आपको बताया है कि कोई सीक्वेंस एस पे कन्वर्ज करता है तो एस को उसका लिमिट कहते हैं। लिमिट पर एक रिजल्ट है जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये होता है कि किसी भी सीक्वेंस की जो लिमिट होती है वह ऑलवेज यूनिक होती है। अगर कोई सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट है, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस की जो लिमिट होती है वह हमेशा यूनिक होती है, एक होती है, एक से ज़्यादा नहीं होती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस टॉपिक के बाद तुरंत पहले आपको उस रिजल्ट का डेरिवेशन करा दूँ और जब डेरिवेशन हो जाएगा तब जाके हम लोग बढ़ेंगे कॉची सीक्वेंस पे। तो देखिए, जो थियरम हम लोग इस पे पढ़ने वाले हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस पे, थियरम ये होती है, इन एनी मैट्रिक स्पेस, इन एनी मैट्रिक स्पेस कॉमा लिमिट ऑफ ए convergent sequence is always यूनिक। रिजल्ट ये होता है कि मैट्रिक स्पेस में आप कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कंसिडर करेंगे तो उसकी जो लिमिट होती है वह हमेशा यूनिक होती है, यानी लिमिट एक ही होती है, एक से ज़्यादा नहीं होती है। चलिए हम लोग इसका डेरिवेशन करें। प्रूफ, let Sn be any convergent sequence in a
मेट्रिक स्पेस एक्स कामा डी। Sn आपका कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है मेट्रिक स्पेस एक्स कामा डी में। अब आगे लिखेंगे क्लेम। क्या प्रूफ करना है? लिमिट ऑफ सीक्वेंस Sn इज यूनिक। हम लोग को ये दिखाना है कि जो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस हम लोगों ने कंसीडर किया है इसकी जो लिमिट होगी वह यूनिक होगी, एक से ज़्यादा नहीं होगी। हम लोग इस पूरे रिजल्ट को कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। हम लोग ये मान लेंगे इफ पॉसिबल लेट Sn converge to S and Sn converge to T where S not equal to T। इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। समझिए क्या बोला गया है। हम लोग ये मान लेते हैं कि सीक्वेंस की दो लिमिट है, एक S है और एक T है, और S और T दोनों अलग अलग है। अब हम लोग आते हैं डेफिनेशन पर। एज Sn converge to S by definition for any epsilon greater than 0 there exists P belongs to N such that N is greater than or equal to P imply distance between Sn and S less than epsilon। अभी हम लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो डेफिनेशन पढ़े थे वह यही लिखी गई थी जो नीचे मैंने यहाँ पे लिखा है, और वहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ एप्सिलॉन होगा तो एप्सिलॉन लिखेंगे, एप्सिलॉन अपॉन 2 यहाँ लिखा होगा तो नीचे भी एप्सिलॉन अपॉन 2 लिखेंगे। तो अगर हम लोग इसको एप्सिलॉन अपॉन 2 बना दें तो ये भी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन 2। इसको हम लोग बनाएंगे इक्वेशन सेकेंड। सिमिलरली जैसे Sn S पे कन्वर्ज कर रहा है, Sn कन्वर्ज कर रहा है T पर। सो अगर Sn T पे कन्वर्ज कर रहा है, सेम ऐसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, n ग्रेटर देन आर इक्वल टू P इम्प्लाई डिस्टेंस बिटवीन Sn जिस पे कन्वर्ज करेगा उसको लिखिएगा T, डिस्टेंस बिटवीन Sn एंड T इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2। इसको हम लोग बना लेंगे इक्वेशन 3। यहां तक हो गया। अब आगे हम लोग ये लिखेंगे, नाउ वी नो दैट D ऑफ S कामा T। मेट्रिक स्पेस में आपने जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी पढ़ा है आप उसका यूज करिए। D ऑफ S कामा T को लिख सकते हैं लेस आर इक्वल टू D ऑफ S कामा Sn प्लस D ऑफ Sn कामा T। मेट्रिक स्पेस में जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है उसका हम लोगों ने यूज कर लिया है। अच्छा, एक चीज़ हम लोग और जानते हैं, मेट्रिक स्पेस में ऐसा कुछ होता है कि D ऑफ x कामा y हो और D ऑफ y कामा x हो तो ये दोनों आपस में इक्वल होता है। तो ये जो लिखा गया ना D ऑफ S कामा Sn, ये D ऑफ Sn कामा S भी लिख सकते हैं। दैट इज इसी को हम लोग लिख सकते हैं D ऑफ S कामा T लेस आर इक्वल टू D ऑफ Sn कामा S प्लस D ऑफ Sn कामा T। अब इस पर आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का यूज करिएगा। तो क्या लिखेंगे, फॉर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू P इम्प्लाई D ऑफ S कामा T। जब भी n की वैल्यू P के इक्वल या उससे ग्रेटर हो तो उस केस में ये चीज आपका लेस है एप्सिलॉन अपॉन 2 से, तो यानी ये लेस है एप्सिलॉन अपॉन 2 से। सेम ऐसे जो ये वैल्यू है ये भी लेस है एप्सिलॉन अपॉन 2 से, तो लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2। तो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि D ऑफ S कामा T लेस देन एप्सिलॉन। जो आप ये वैल्यू निकाल रहे थे D ऑफ S कामा T, ये एप्सिलॉन से लेस होगा। और यहाँ पे एक चीज और नोट कर लेंगे, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अच्छा समझिए, अब इस लाइन को, लास्ट वाली लाइन को समझना है आपको।
एप्सिलॉन के बारे में मैंने बताया था कि एप्सिलॉन आपका पॉजिटिव होता है और एप्सिलॉन को जीरो के जितना करीब लेकर जाएं जा सकते हैं। एप्सिलॉन को आप जितना चाहें उतना छोटा ले सकते हैं। अब समझिए, एप्सिलॉन से छोटा ये नंबर है डी ऑफ एस कामा टी, और एप्सिलॉन को हम लोग जितना चाहें उतना कम बना सकते हैं। तो यानी ये जो वैल्यू लिखी जा रही है वह सभी पॉजिटिव नंबर से लेस है, और हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर से लेस या तो जीरो होता है या तो नेगेटिव होता है, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव होती नहीं है। तो तुरंत हम लोग क्या लिखेंगे, सो डी ऑफ एस कामा टी इज इक्वल टू जीरो। क्या क्या चीज़ें मैंने बताया है, एप्सिलॉन को हम लोग जीरो के जितना करीब लेकर जा सकते हैं, और एप्सिलॉन हमेशा पॉजिटिव है। तो एप्सिलॉन से कम ये नंबर है, अगर आप उसको उससे देखें फिगर से बनाकर, तो अगर ये सपोज आपका जीरो है और ये एप्सिलॉन है, तो ये जो नंबर है डी ऑफ एस कामा टी, ये एप्सिलॉन के हमेशा लेफ्ट में होगा। जैसे एप्सिलॉन आपने यहाँ लिखा तो अब डी वैल्यू यहाँ पे होगा, लेकिन अगर इसी एप्सिलॉन को हम लोग यहाँ बना दें तो अब ये डी एप्सिलॉन से लेस यानी उसके लेफ्ट में होगा। तो ऐसे इसको एप्सिलॉन को कम करते चले जाइएगा, तो जो डी वैल्यू होगी वो अपने आप शिफ्ट होते कहाँ चली जाएगी, जीरो की तरफ। और जीरो के लेफ्ट में तो ये नंबर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो यानी अल्टीमेट डी ऑफ एस कामा टी क्या हो जाएगा, जीरो। और हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक स्पेस में डिस्टेंस जीरो के इक्वल कब होता है, जब दोनों पॉइंट सेम हो जाए। और ये कंट्राडिक्शन है। क्यों कंट्राडिक्शन है, यहाँ पे देखिए, हम लोग ये मान के चल रहे थे कि जो सीक्वेंस एसेन है उसकी दो लिमिट है, एस और टी, और दोनों लिमिट अलग अलग है। लेकिन क्या प्रूफ करके दिखा दिए कि दोनों लिमिट सेम है। तो ये कंट्राडिक्शन है, दिस इज कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन है। ये कंट्राडिक्शन कब आ रहा है, जब आप ये मान के चलते हैं कि सीक्वेंस के दो लिमिट पॉइंट हैं। तो इसका मतलब सीक्वेंस के दो लिमिट पॉइंट नहीं हो सकते, एक ही लिमिट पॉइंट होगा। हेंस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैव यूनिक लिमिट, और यही हम लोग को प्रूव करके लाना था। तो देखिए, आज की जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की टॉपिक थी उसको ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसके बाद हम लोग जो कल की क्लास में मिलेंगे तो वहाँ पर मैं आपको कॉची सीक्वेंस बताऊँगा, फिर कॉची सीक्वेंस और कन्वर्जेंट सीक्वेंस में क्या रिलेशन होता है ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा। और जब ये चीज़ कवर हो जाएगी तब हम लोग आगे बढ़ेंगे कंप्लीट मैट्रिक स्पेस पे। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको देखिए और इसको समझिए। थैंक यू अपना टाइम देने के लिए।